गाइस, आज हम सब बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का टीम वर्ग के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम 9th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बीच में जो पश्चिमी यूरोप था, उस पश्चिमी यूरोप में होने वाले जितने भी सामाजिक परिवर्तन थे, आर्थिक परिवर्तन थे या राजनीतिक परिवर्तन, उन सभी परिवर्तनों के बारे में आज हम बात करते हैं आपके सामने। रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके बाद पूर्वी और मध्य यूरोप में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो जर्मन मूल के लोग थे। वो समूहों में इटली के अंदर, स्पेन में और फ्रांस के क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। अब किसी भी संगठित राजनीतिक दल जो होते हैं, उसके अभाव में प्रायः हमेशा एक ही बात होती है, युद्ध होना शुरू हो जाते हैं और अपनी भूमि की रक्षा के लिए वो संसाधन जुटाना शुरू करते हैं और ये उनके लिए बहुत जरूरी भी होता है, अति आवश्यक भी होता है। तो इस प्रकार उन्होंने सामाजिक ढांचे का जो केंद्र बिंदु होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उस पॉइंट को उन्होंने उसका भूमि पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उनकी जो विशेषताएं थी, वो जर्मन जो रीति रिवाज थे, जो सिस्टम था उनका, उन रीति रिवाजों और जो शाही रोम की जो परंपराएं थी, उन पुरानी परंपराओं से वो ली गई थी। इसके अलावा ईसाई जो धर्म था उस समय, जो चौथी सदी में, यानी 4th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, तो 4th सेंचुरी में रोमन साम्राज्य का ये राजकीय धर्म था, ईसाइयों का धर्म। अब रोम का जो पतन शुरू हुआ, तो रोम के पतन के पश्चात, यानी रोम के पतन के बाद भी ये धर्म बचा रह गया और धीरे धीरे मध्य और पूर्वी यूरोप में, मध्य और उत्तरी दोनों यूरोप में धीरे धीरे वो फैलता चला गया। चर्च जो था ना, वो भी धीरे धीरे यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक के रूप में और राजनीतिक शक्ति के रूप में बनता चला गया। इस प्रकार उन्हें वहां पर 3 वर्ग की उत्पत्ति शुरू हुई। वो 3 वर्ग के बारे में ही हम बात करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर बता रहा हूँ। मैंने ये बताया, और ये जो हमारा चैप्टर है, ये इन्हीं 3 वर्गों पर आधारित है। इन्हीं 3 वर्गों पर पूरा केंद्र बिंदु इसी पर आधारित है। तो इनसे कौन कौन से हमारे 3 वर्ग थे, उनको किस तरीके से सामाजिक श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहले बात करते हैं हम ईसाई पादरियों। ये जो ईसाई पादरी थे, साथ ही साथ ऐसे वर्ग जो भूमि धारक अभिजात वर्ग थे, दूसरे नंबर पर भूमि धारक अभिजात वर्ग, और तीसरे नंबर पर आने वाले जो लोग थे उनका नाम था कृषक, यानी कि फार्मर्स। तो इस तरीके से ये 3 वर्ग शुरू हुए। इन 3 वर्गों के बीच में बदलते संबंध कई सदियों तक, आने वाले कई सालों तक यूरोप के इतिहास को पढ़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से थे। और इस तरीके से इन 3 वर्गों ने अपने आप को इस पूरे साम्राज्य के अंदर अपने आप को ढाला, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले जिस पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो पॉइंट है हमारा सामंतवाद। सामंतवाद इट मींस फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इतिहासकार जो है ना, इस फ्यूडलिज्म जो शब्द है, इसका जो प्रयोग है वो मध्यकालीन यूरोप के उस समय का जो आर्थिक और विधिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए वो इस शब्द का यूज करते थे, जिसका नाम है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद।
सामंतवाद जो है वो इन सभी चीजों को, संबंधों को दर्शाता था। ये जो जर्मन शब्द है ना, ये एक शब्द होता है, जर्मन शब्द फ्यूड, उस वर्ड से ये बना है, फ्यूड। ये तो इस फ्यूड वर्ड से निकलकर ये शब्द बना, और इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा। और यह एक ऐसे समाज को बताता है, ऐसे समाज के बारे में बात करता है जो फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इस तरीके से ये जो शब्द है ये 3 देशों में शुरू हुआ। पहला था फ्रांस, दूसरे जो देश के बारे में हम बात करेंगे वो है इंग्लैंड, और तीसरी जो जगह थी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है साउथ इटली। साउथ इटली के बारे में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं जैसा कि ये जो 3 वर्ग हैं, अगर आर्थिक संदर्भ के बारे में बात की जाए तो ये जो वर्ड है जिसे हम फ्यूडलिज्म का नाम देते हैं, जिसे हम फ्यूड कहते हैं, ये एक तरीके से कृषि के उत्पादन के बारे में बताता था हमको। कृषि उत्पादन। अब हम कृषि उत्पादन से सीधा सा हमारा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जाता है जो इस उत्पादन में लगा हुआ है, और वो है कृषक, यानी कि फार्मर्स, यानी कि पीजेंट्स। तो जब हम इस कृषि उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी बात करेंगे जो ये सबसे थोड़ा ऊपर था, जिसे हम कहते थे लॉर्ड्स। तो हम लॉर्ड्स और कृषकों के संबंधों पर आधारित बात करेंगे। कृषक यानी किसान अपने खेतों में काम करता था, खेतों के साथ साथ लॉर्ड्स के खेतों में भी वो काम करता था और उसके खेतों पर कार्य करता रहता था। जितने भी कृषक हुआ करते थे वो लॉर्ड को अपनी श्रम सेवा देते थे, यानी जो लेबर होती है, वो जो सेवा होती है, उस लेबर वाली सेवा को वो उसे दिया करते थे। बदले में लॉर्ड क्या किया करता था उनके लिए? बदले में लॉर्ड उन्हें सैनिक सुरक्षा देता था। बाहर से कोई व्यक्ति अगर आक्रमण करता है तो वो उन कृषकों की रक्षा करता था, उन्हें पनाह देता था, अपने यहाँ पर उन्हें रखता था, अपने यहाँ उसकी सारी व्यवस्थाओं को देखता था। इसके साथ साथ लॉर्ड जो था उसके कृषकों पर कुछ व्यापक न्यायिक अधिकार भी हुआ करते थे जो न्याय से संबंधित हुआ करते थे। इसीलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि उन्होंने उसके जीवन के सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। यद्यपि इसकी जो जड़ें हैं ना, वो रोमन साम्राज्य में बहुत पहले से विद्यमान थी। वो विद्यमान प्रथाएं, वो कुरीतियां, फ्रांस के जो राजा थे ना उस समय, जिनका नाम था शॉर्लमैन, जिनका जन्म 742 में हुआ था और उनकी मृत्यु 814 ईस्वी में हुई थी, उनके काल से पाई जाती है। यद्यपि ये भी कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की जो उत्पत्ति है वो यूरोप के अनेक भागों में लगभग 11वीं सेंचुरी से शुरू होती है। 11वीं सेंचुरी से शुरू होती है। और ये जो 11वीं सेंचुरी से जो शुरू होती है बातें, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में और इंग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यही है, फ्रांस एंड इंग्लैंड। इन 2 देशों के बारे में हम बात करेंगे। गॉल
जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, स्टेट था। वहां पर दो विस्तृत तट रेखाएं पाई जाती थी, साथ में कुछ पर्वत श्रेणियां भी थी, लंबी लंबी नदियां भी थी, वन थे, वनों के साथ साथ कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत बड़े बड़े मैदान भी थे। जर्मनी की एक जनजाति है जो वहां पर उस समय रहती थी, जिसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक जो थे, उन्होंने गॉल को अपना नाम दिया, इसीलिए उस क्षेत्र को उन्होंने फ्रांस कहना शुरू कर दिया। इससे वो जगह जो है फ्रांस बना दी गई। तो फ्रैंक जो लोग थे, उन फ्रैंकों ने गॉल को अपना नाम दिया। इसी नाम की वजह से फ्रांस, फ्रैंक फ्रैंक लोगों की वजह से उस जगह का नाम फ्रांस पड़ता चला गया। अगर हम 6th सेंचुरी की बात करें, 6वीं शताब्दी की बात करें, तो उस समय ये जो प्रदेश था, ये फ्रैंकिश, यानी कि अगर आप माने तो फ्रांस के जो ईसाई राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा शासित राज्य था ये। वहां पर ये जो ईसाई राजा थे, वो शासन किया करते थे। फ्रांसीसियों ने जो थे, उनके चर्च के साथ बहुत बढ़िया संबंध थे, अच्छे संबंध, प्रगाढ़ संबंध, सौहार्द वाले संबंध, जो पोप के द्वारा राजा शॉर्लमैन जो थे, उनसे समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने तक और मजबूत हो गए थे। रोमन सम्राट की उपाधि जिसे मिलेगी, तो वो तो वैसे भी उसके संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे बन जाएंगे। आप मुझे ही कोई उपाधि दे दें, अगर आप मुझे कोई उपाधि देते हैं तो मेरा कद वैसे ही वास्तव में ऊपर बढ़ जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा। अगर मेरा कद ऊंचा उठ जाता है तो मेरे साथ साथ मैं थोड़ा सा आपका भी फायदा करवा दूंगा। तो इस तरीके से अगर मेरा फायदा होता है तो थोड़ा सा आपका भी फायदा होगा। उस समय के लोगों के विचार कैसे थे, ये तो वही जानते होंगे, परंतु ज्यादा नहीं, परंतु वो कृषक का थोड़ा बहुत साथ तो दिया करते थे। इस तरीके से अगर हम बात करें, एक सकरा जो जलमार्ग था, उसके पार अगर देखा जाए तो वहां पर स्थित इंग्लैंड और जो स्कॉटलैंड है, उन द्वीपों की 11वीं सदी में यानी 11th सेंचुरी में फ्रांस के एक प्रांत था जिसका नाम था नॉर्मैंडी, वहां के राजकुमार के द्वारा जीत लिया गया था। तो हम देखेंगे हमारा जो यूरोप का क्षेत्र है, उसमें ऊपर इंग्लैंड इस तरीके से बना हुआ है, साथ में स्कॉटलैंड है, बीच में ये सकरा सा जलमार्ग। अगर इसे सकरे से जलमार्ग के बारे में बात करें, इसी जलमार्ग की मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे। नॉर्मैंडी, फ्रांस के एक राजकुमार, वहां का प्रांत नॉर्मैंडी प्रांत राजकुमार के द्वारा जीत लिया गया, और इस तरीके से इस जगह पर उनका शासन हो गया। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, अपने उस मेन टॉपिक पर जिसके बारे में हम बात करते हैं, 3 वर्ग। फ्रांसीसी जो पादरी हुआ करते थे, उनकी एक अवधारणा थी, और वो उस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, वो कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य है। उनका मानना था, उनका विचार था, और वो ये थोप दिया करते थे, प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी भी एक वर्ग का सदस्य होगा। एक बिशप थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ वर्ग जो क्रम है, उस वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं, शेष अन्य कार्य करते हैं। तो 3 प्रकार के लोग हो गए या नहीं? 3, वो जो प्रार्थना करते हैं ये पादरी वर्ग, दूसरे जो लड़ते हैं यानी कि अभिजात वर्ग, तीसरे जो कार्य करते हैं यानी कि कृषक। 3 प्रकार के लोग हुए, और इस प्रकार से ये समाज इन 3 वर्गों में बटा हुआ था। आया ना आपको समझ में?
इस तरीके से स्टूडेंट्स, समाज मुख्य रूप से इन 3 वर्गों पर आधारित था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा जात वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग यानी कि फार्मर्स, पीसेंट्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले दूसरे वर्ग के बारे में। पहला वर्ग और तीसरे वर्ग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम दूसरे वर्ग के बारे में बात करते हैं, और दूसरा जो वर्ग था उसका नाम था अभिजात वर्ग। अब हम इस अभिजात वर्ग के बारे में बात करते हैं। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा, जैसे हमारे यहाँ पुजारियों ने अपने आप को हमेशा प्रथम वर्ग में रखा। उसी तरीके से वहां पर यूरोप में भी पादरियों ने अपने वर्ग को प्रथम वर्ग में रख दिया और अभिजात वर्ग को उन्होंने दूसरे वर्ग में रखा। परंतु वास्तव में देखा जाए तो सामाजिक जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में अभिजात जो वर्ग होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और होती थी। ऐसी भूमि पर उनके नियंत्रण का कारण था, भूमि पर उनका नियंत्रण था, उनका पूरा वर्चस्व था उस पर। तो ये जो प्रथा है इसे हम वेसलेज का नाम देते हैं, यानी वेसलेज। वेसलेज मीन्स होता है एक ऐसी प्रथा जिसमें एक नई तरीके से भूमि पर उनका नियंत्रण हो जाता है। फ्रांस के जो शासक थे उन शासकों का लोगों से जुड़ाव था, और जुड़ाव इस एक प्रथा के कारण था जिसे हम क्या कहते थे, वेस्लेज। और ये प्रथा जर्मन मूल के जो लोग थे, जर्मन मूल के रहने वाले लोग थे, उन लोगों में जिनमें से वो लोग भी शामिल थे। कौन से लोग? फ्रैंक लोग, जिन्होंने फ्रांस बनाया। वो फ्रैंक लोग भी एक थे उनमें से। उनमें समान रूप से ये चीजें विद्यमान थी। ये प्रथा बड़े बड़े भूस्वामियों, अभिजात वर्ग, राजा के अधीन हुआ करती थी, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात जो वर्ग था वो राजा को अपना स्वामी मानता था। स्वामी शाब्दिक अर्थ अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो उसका अलग मीनिंग निकलता है। अभिजात जो वर्ग है राजा को अपना स्वामी मानते थे और वचनबद्ध होते थे उसके प्रति, आपस में भी वचनबद्ध होते थे, एक दूसरे के साथ वचन लिया करते थे। इस तरीके से उन्होंने एक शब्द निकलता है इससे, सेन्योर। सेन्योर या फिर हम लॉर्ड भी कह सकते हैं। अब लॉर्ड एक ऐसा शब्द हो जाता है, शब्द से निकलता है जिसका ये अर्थ होता है, लॉर्ड का मतलब हो गया रोटी देने वाला व्यक्ति, रोटी देने वाला। जो रोटी देगा लॉर्ड कहलाएगा। दास प्रथा भी उस समय बहुत ज्यादा विकसित थी। दास की रक्षा करता था लॉर्ड, बदले में उसके प्रति निष्ठावान रहता था वो दास। अगर इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों की हम बात करें, उन शपथ की बात करें जो वो शपथ लिया करते थे, तो उसमें ये सब चीजें शामिल थी। वो शपथ लेते थे कि चर्च में बाइबल की शपथ लेकर कहते थे कि हम आपके प्रति हमेशा निष्ठावान रहेंगे, हम हमेशा निष्ठावान रहेंगे आपके प्रति। और इस तरीके की शपथ उनको दिलवाई जाती थी। इस समारोह में उनके जो मालिक हुआ करते थे उनके द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र दिया जाता था, या एक छड़ी, या केवल एक मिट्टी का डला दे दिया जाता था। अभिजात वर्ग की एक बहुत ही विशेष हैसियत थी उस समय। उनका अपनी संपदा पर स्थायी रूप से
पूरा नियंत्रण था, पूरा पूरा नियंत्रण रखते थे वो उस पर। वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा भी सकते थे। सामंत की जो सेना हुआ करती थी वो सामंती सेना कहलाई जाती थी, और वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगाते थे जहां पर वो सुनवाई किया करते थे। और यहां तक कि अपनी मुद्रा भी उन्होंने प्रचलित कर रखी थी, उस मुद्रा का वो प्रचलन किया करते थे, उसी मुद्रा से सारे काम चलते थे। वे अपनी भूमि पर बसे हुए सभी व्यक्तियों के मालिक थे, एक तरीके से मालिक कहलाए जाते थे वो। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे, उनकी खुद की भूमियां हुआ करती थी जहां पर वो खेती करवाया करते थे। उसके साथ साथ उनके घर, उनके निजी खेत, जोत, चरागाह और उनके जो कृषक हुआ करते थे, वो कृषक उनके साथ रहा करते थे, साथ ही साथ उनके खेतों पर काम भी किया करते थे। उनका घर जो होता था वो बहुत बड़ा होता था, जिसे वो उस समय मैनर कहा जाता था, उसे मैनर कहा जाता था। उनकी अधिकांश या व्यक्तिगत भूमि को देखें तो उनकी जो व्यक्तिगत भूमि, जो कृषक कृषक हुआ करते थे, वो कृषकों के द्वारा वहाँ की जो जमीनें थी वो जोती जाती थी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी कभी कभी कार्य करना पड़ता था। वो कृषक दोनों का काम करते थे, खेती भी करते थे, जब युद्ध का समय आता था तो पैदल सैनिक का भी काम कर लिया करते थे और उनको तैयार कर दिया जाता था। और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी उनको काम करना पड़ता था। जिस भी कृषक के पास अपनी खुद की भूमि हुआ करती थी वो थोड़ा काम वहां करता था, फिर जो बचा हुआ समय होता था उस समय में वो अपने लॉर्ड के यहाँ खेती करता था। और अगर कभी लड़ाई का समय आ जाए, कभी युद्ध का समय आ जाए, तो उस युद्ध के समय में उसे युद्ध में भी पैदल सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ता था। तो ये सारे कार्य थे उसके, जो वो उस समय किया करता था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हम मैनर की जागीर के बारे में बात करेंगे। तो मैनर आप समझ लीजिए एक बड़ा सा भूमि का ये टुकड़ा हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर एक बड़ा सा टुकड़ा है। इस बड़े से टुकड़े के बारे में बात करते हैं। तो अब लॉर्ड जो था ना, उसका अपना जो भवन होता था उसे हम मैनर कहते हैं, खुद का भवन होता था, और वो कहीं भी हो सकता था, इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी हो सकता था, कहीं भी बनवा सकते हैं, चाहे वो बीच में बनाए, चाहे वो किनारे बनाए, या इधर या उधर, कहीं भी बना सकते हैं। तो अगर देखें हम तो कुछ लॉर्ड जो है ना वो बहुत सारे गांवों के मालिक हुआ करते थे। जरूरी नहीं है कि किसी लॉर्ड के पास बराबर गांव हो, हर लॉर्ड के पास, किसी के पास 50 गांव, किसी के पास 100 गांव, किसी के पास 200 गांव, इस तरीके से ये गांव उनकी भूमि, खुद की उनकी जागीर हुआ करती थी। इस तरीके से उन गांवों के मालिक हुआ करते थे। किसी छोटे मैनर की अगर जागीर के बारे में हम बात करें तो कम से कम दर्जन भर, यानी कम से कम 12 गांव तो उसमें कम से कम शामिल हुआ करते थे। और ज्यादा से ज्यादा के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि 50 से लगभग 60 परिवार, 50 से लेकर 60 परिवार उस पूरी जागीर में रहा करते थे, हो सकते थे परिवार उसमें। प्रतिदिन के उपयोग की हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग उस जागीर पर मिल जाया करती थी। अनाज खेतों के अंदर ही उगाए जाते थे, जबकि वहां पर लोहार, लॉर्ड के औजारों की देखभाल करने के लिए बढ़ई और हथियारों को मरम्मत करने के लिए दोनों व्यक्ति सदा वहां उपस्थित रहा करते थे, अपनी सेवाएं देते रहते थे। जबकि वहां राजमिस्त्री जो मकान बनाते हैं, जो लॉर्ड का अपना मैनर बनाते थे, जागीर बनाते थे उसकी, वो सभी राजमिस्त्री उसकी इमारतों की देखभाल किया करते थे। इतने लोग सदा हमेशा उसके पास रहा करते थे। औरतें वस्त्र पहले ऊन काटती थी, उसके बाद उसे बुनती थी, और बुनने के बाद वो कपड़े पहनाया करती थी। छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते थे ना, वो बच्चे जो है लॉर्ड की
मदिरा संपीड़क मशीन थी, मदिरा बनाने की, शराब बनाने की मशीन। उस मशीन को धीरे धीरे चलाते रहते थे खेल खेल में। और उससे क्या होता था, उनकी शराब बनती थी जिससे वो अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, शाम को मदिरा पीते थे। जागीरों में अपनी खुद की बड़ी बड़ी भूमि हुआ करती थी। हर जागीर का अपना एक अलग, हर मेहनत का अपना एक अलग भूमि के सभी रूप हुआ करते थे। उस रूप के अनुसार वहाँ काम होता था। अगर हम बात करें तो हम देखें तो इतनी बड़ी हमने आपके सामने ये बना रखी है जागीर, और अगर इसके बारे में बात करें तो हम ये आपको बताएंगे कि इतनी बड़ी जागीर के अंदर उसका एक खुद का घर, उसके पशुओं के रहने के लिए कहीं किनारे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी होती थी, उसके खेत हुआ करते थे जगह जगह, जानवरों को चराने के लिए उनकी चारागाह की भूमि हुआ करती थी। साथ ही साथ कहीं पर उसके वन भी हुआ करते थे। वनों के साथ साथ और भी कुछ ऐसी जगह होती थी जहां पर वो उसके लिए सारी चीजें उपस्थित हुआ करती थी। कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर छोटे छोटे तालाब भी बने होते थे जहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए आया और जाया करते थे। तो इस तरीके से वो अपने जानवरों को रखता था। लॉर्ड शिकार भी करता था। ये जो वन की भूमि हुआ करती थी, जगह जगह पर वन की भूमि होती थी, उन वनों में जाकर वो शिकार किया करते थे। और शिकार करने के साथ साथ वो अपने साथ पशुओं को भी रखते थे और घोड़ों को भी रखते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दुर्ग यानी कि किला भी होता था। आप समझ रहे हैं ना, सारे जितना भी सिस्टम था वो उन्होंने सब उसके अंदर कर रखा था। तो वो चर्च पूजा के लिए कहीं जाना है, बाहर कहीं नहीं जाते थे, बल्कि वो इसी चर्च के अंदर आकर पूजा कर लिया करते थे। उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, बहुत कम बाहर जाया करते थे। खुद का चर्च होता था, सुरक्षा के लिए ऐसा किला बना देते थे जिस किले में वो अंदर रहा करते थे। इस तरीके से उन्होंने इसे किया। 13वीं सेंचुरी के पास आते आते कुछ किलों को, कुछ दुर्गों को इतना बड़ा बनाया जाने लगा जिससे वे जो है ना, अब लॉर्ड की जगह नाइट के जो परिवार थे उनका निवास स्थान भी बनने लगे। वास्तव में इंग्लैंड में जो नॉर्मन विजय हुई, उस नॉर्मन विजय से अगर पहले के बारे में हम बात करें तो जो दुर्ग थे यानी जो किले थे उनकी कोई खास जानकारी हमें नहीं मिलती है। इनका विकास सामंत प्रथा के तहत ही हुआ। इनका विकास इस राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में शुरू हुआ। मेंढर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें नमक के लिए, उन्हें चक्की के लिए, उन्हें धातु के बर्तन लेने के लिए बाहर के स्रोतों से ही काम चलाना पड़ता था। बाहर तो जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। हर चीज थोड़ी आप उपलब्ध कर सकते हैं अपनी जागीर के अंदर, अपने मेंढर के अंदर, अपनी पूरी विस्तृत भूमियों के अंदर। ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप किसी न किसी काम के लिए बाजार तो जाना ही पड़ेगा ना। आप अपना सारा सामान घर के अंदर ही थोड़ी उपलब्ध कर सकते हैं, सारी सामान को थोड़ी बना सकते हैं आप। इसलिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामान लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, और वो उन्हें जाना पड़ता था। वो स्रोत उन्हें ढूंढने पड़ते थे और वहां से वो उस सामान को लाया करते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन व्यतीत करते थे, उस विलासी जीवन जीना चाहते थे, वो अपने महंगे सामान, साजो सामान, वाद्य यंत्र, चाहे वो वाद्य यंत्र कोई भी हो सकता है, तबला हो सकता है, सारंगी हो सकती है, हारमोनियम हो सकता है, या फिर वो सितार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो वाद्य यंत्र और आभूषण जो भी खरीदना चाहते थे, वो सब खरीदने के लिए वो स्थानीय जो जगह हुआ करती थी उन जगहों पर जाते थे। अगर वहां वो उन्हें उपलब्ध नहीं होती थी तो उन्हें आगे जाकर उन चीजों को लेना पड़ता था, उन्हें खरीदना पड़ता था। ऐसी चीजों को उन्हें कभी कभी ऐसे स्थानों से भी लाना पड़ता था जो उनके स्थान से बहुत दूर हुआ करते थे, और उन स्थानों से उन्हें वो चीजें प्राप्त करनी पड़ती। तो गाइस, मैं समझता हूँ आज जितना भी मैंने आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये हमारे क्लास
11th CBSE का चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग के बारे में बात हो रही थी। हमने फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में जाना, हमने मैनर के बारे में जाना, हमने लॉर्ड्स के बारे में जाना, हमने कृषक के बारे में जाना, हमने अभिजात वर्ग के बारे में भी जाना। अगले सेशन में हम आपसे नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे तो हम आपसे नाइट के बारे में और फर्स्ट जो वर्ग है हमारा, जो पादरी वर्ग है, जो पुजारी वर्ग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।